गुड इवनिंग मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब आज से 1945-46 के टाइम में कभी किसी ने सोचा होगा कि किस तरह के कंप्यूटर का डिजाइन हो, कैसा कंप्यूटर हो, कैसा उसका स्ट्रक्चर हो, कैसा उसका आर्किटेक्चर हो, ये सब सारे चीजों के बारे में। मतलब जनरेशन, जैसे हम लोग भी 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, हम लोग का जनरेशन धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है, एआई के मोड तक हम लोग आ चुके हैं। तो कंप्यूटर के जनरेशन में भी धीरे धीरे क्या हो गया, चेंजेस होता गया समय के हिसाब से। जैसे जैसे समय का डिमांड होता गया, जैसे जैसे यूजर का डिमांड होता गया, उसके हिसाब से जो है सिस्टम ने अपने आप को चेंज करते गया। जो हमारे पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया, उसके बारे में बताया कंप्यूटर के बारे में, तो इसको अलग अलग पार्टों में क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मतलब अलग अलग भागों में अलग अलग टाइम इंटरवल रहा, उस इंटरवल के काम करना शुरू किया। तो देखिए, कंप्यूटर हैव द डेवलप ओवर द मैनी इयर्स। 1946 से स्टार्ट हो गया था, 1945 से। ईच मेयर स्टेज इज कॉल्ड द जनरेशन। हर एक स्टेज का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो है, अपना अपना एक प्रोटोकॉल्स है, अपने अपने एक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारी चीजें हैं। अब अकॉर्डिंग टू एवरी जनरेशन ब्राउट द इम्प्रूवमेंट। हर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट होता गया। किसका इम्प्रूवमेंट हुआ भाई? स्पीड का, साइज का, स्टोरेज का, रिलायबिलिटी का, एंड कॉस्ट का, एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको एग्जांपल के तौर पर मोटा मोटी जो है आपको बताने की हमारी कोशिश है कि ये सब सारी चीजों को समय समय के हिसाब से जैसे जैसे वक्त बदलता गया, यूजर का जैसा जैसा डिमांड होता गया, उस तरह से हमारा सिस्टम धीरे धीरे स्पीड को हमने इंक्रीज किया। साइज को, जो पहले बहुत बड़े साइज के हुआ करते, उसके बाद साइज उनका छोटा होता गया, ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया। उसको हैंडल करने की जो हमको सिस्टम था वो प्रॉपर होता चला गया। और कॉस्ट भी जो है धीरे धीरे हमारे अकॉर्डिंग, हमारे बजट के हिसाब से आना शुरू हो गया। सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। व्हाट इज द कंप्यूटर जनरेशन? कंप्यूटर जनरेशन का मतलब एक अलग अलग स्टेज जिसमें कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ। अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट हुए। इस जनरेशन में कुछ ना कुछ नए टेक्नोलॉजी हमने उसके साथ में क्या किया, एसोसिएट करते चले गए। कंप्यूटर का साइज पहले जो फर्स्ट जनरेशन में था उसका साइज बहुत बड़ा होता था, मतलब रूम के हिसाब से सोचिए, रूम से बड़े बड़े साइज हुआ करते थे। अब उसके हिसाब से जैसे जैसे समय बदलता गया, जनरेशन एडवांस होता गया, उसके साइज छोटे छोटे होते गए। ऐसा नहीं कि साइज छोटा हो गया तो उसका स्पीड धीरे हो गया, साइज छोटा होने से उसका स्पीड इंक्रीज कर गया। चीप होता चला गया, जो हम लोग यूजर लोग सब आदमी उसको परचेज कर सके। और बहुत ही धीरे धीरे वो पावरफुल होने लगा। मतलब हमारी सारी चीजें, रोजमर्रा की जिंदगियों में जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे उसके साथ एसोसिएट्स होना शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट चलें टॉपिक। अब 5 जनरेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला जनरेशन जो है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट जनरेशन, जिसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का आपने नाम सुना हो या ना सुना हो सकता, फर्स्ट टाइम सुना हो। जैसे पहले जमाने में जो हमारा टीवी हुआ करता था, बड़ा साइज का डब्बा साइज का टीवी, उस डब्बे से टीवी में भी वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। वो वैक्यूम ट्यूब्स होने के चलते उस टीवी का साइज जो है इतना बड़ा हुआ करता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स होने के चलते उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी जो है उसमें करंट का जो है एब्जॉर्बेशन रहा करता था। वैक्यूम ट्यूब्स होने के चलते जो है उसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने के चलते टाइम कंज्यूम, इसीलिए उस टाइम में एसी जो है बहुत ही मैंडेटरी होते थे कि एसी के बिना सिस्टम आपका चलना मुश्किल होता था। लेकिन जैसे ही सेकेंड जनरेशन में हम प्रवेश करते हैं
तो ट्रांजिस्टर आ जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। जो आप बेसिकली रेडियो टीवी में ट्रांजिस्टर आप लोग देखा करते थे, धीरे से आते हैं फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर से भी छोटा साइज हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे जैसे साइज धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ हम एसोसिएट होते जा रहे हैं, ये सब सारे चीजें हमें एडवांस फीचर देता जा रहा है। क्योंकि समय के हिसाब से आदमी का इंटेलिजेंस है, क्योंकि कोई भी चीज का जब आविष्कार होता है तो उसकी जब जरूरत होती है तब उस चीजों का इन्वेंट होता है। जब आपको महसूस हुआ कि हमें इस चीजों की जरूरत है तो आपने उस चीजों का इन्वेंट किया। जब तक आपको जरूरत नहीं थी तो आप उसके बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन में आ गए तो अब वहां पे अब क्या हो गया, प्रोसेसर का सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सिस्टम धीरे धीरे स्टेप जनरेशन में फास्ट होता जा रहा है, साइज छोटा होते जा रहा है, कॉस्ट भी हमारे बजट में आते जा रहे हैं, और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है जो प्रीवियस जनरेशन में नहीं चल रहे थे वो नए नए जनरेशन में चलना शुरू हो जाता है। फिफ्थ जनरेशन जो अभी हम चल रहे हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम जानते हैं, कि आप जो भी चीजें अगर आप 5 दिन के बाद मार्केट से अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं लेके, तो वो शॉपिंग करने का भी जो आपका दिमाग में जो क्रिएटिविटी स्टार्ट हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है। मतलब इट मींस आप कोई भी चीज का रील देख रहे हैं लेके, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, आपको वही रील दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब सारा सिस्टम जो है, दिमाग सिस्टम को पूरा एसोसिएट कर लिया है, मतलब उसके साथ में अटैच्ड हो गया कि आप जो सोचेंगे, लेकिन सारे कंपनी में सारे चीजों में ये एआई का इस्तेमाल होने लगा है। जितने बड़े कंपनी देखेंगे, टाटा देखिए, विप्रो देखिए, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, जितनी बड़ी कंपनी देखिए, सब में क्या हो रहा है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है, दिमाग में आता है कि एआई आ रहा है तो बहुत सारे को जॉबों पे खतरा आते जा रहा है। ये चीज नहीं है। एआई आने का मतलब है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हो रही है, पर हम उतने कैपेबल ही नहीं हो पा रहे। आज भी आपको काइंडली इन्फॉर्मेशन अगर डेटाबेस पता हो तो 84% मार्केट में भी एआई का बदला का डिमांड है अभी भी। हाँ, ओल्ड वर्जन का उतना डिमांड अब नहीं है, इसीलिए वो आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं, पर अभी भी एआई में 84% जो है बंदा का डिमांड है, मतलब ह्यूज वैकेंसी है। ये दिमाग में कभी ना बैठा ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो हमारी जॉब खतरे में है या हमारा जॉब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा जरूर मार्केट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी में भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब कंपनी में अब एआई के टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील में भी 30 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है एआई का यूज होना शुरू हो चुका है। तो अभी एआई टेक्नोलॉजी क्या है, आपका प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा है, मतलब कहीं भी जो है मिस्टेक होने के चांसेस होने की उसको रिड्यूस करता चला जा रहा है, हर चीज को डेटा को अप टू डेट रख रहा है। इसीलिए आप लोग भी जो है अपने हिसाब से जो है अप टू डेट होते चलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने का मतलब ये नहीं है कि आपका आगे वाला भविष्य आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आने वाला भविष्य आप जितना अपने आप को अपडेट रखिएगा उतना फ्यूचर आपका ब्राइट होता चला जाएगा। मार्केट में इसका बहुत डिमांड है और इसके बंदे की बहुत शॉर्टेज है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में, अब सब जनरेशन के बारे में हम डीपली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 1940, अब कहीं के जनरेशन आप देखिएगा 1941 भी 41 भी दिखा देगा, कहीं 45 भी दिखा देगा, कहीं 46 भी दिखाएगा। ये जनरेशन से उतना इसमें फर्क नहीं पड़ता है। 40 से 56 का रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, आपको फर्स्ट जनरेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ भैया, इसमें सबसे पहला बात आपको बता दिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता है। उसके बाद इसमें एसी की रिक्वायरमेंट्स होती है, स्टार्ट होने में इसको वक्त लगता है। इट मींस कहने मतलब बहुत सही, पर उस टाइम में किसी ने सिस्टम के बारे में सोचा, किसी ने सिस्टम को बनाया, रदरफोर्ड का जो चार्ल्स बेबेज ने इस चीज को बनाया। ये सोचना बनाना यही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस टाइम में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, ना कभी इसके बारे में डिस्कस किए होंगे, ना कभी हमारी थॉट्स गई होगी। और जिसने इस टाइम में सोचा, तो अगर उस टाइम में ये चीज नहीं बना होता तो आज आपके हाथ में लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल आपके हाथों में आज नहीं होता। जब उस टाइम में ये चीज बना तभी आज आप अपने आपको इतना अपग्रेड कर पा रहे हैं। आपके पास जो मोबाइल है वो सोचिए एक तरह से आपके पास मिनी कंप्यूटर है। अब दुनिया का बैंकिंग, टैंकिंग, रेलवे, जो भी चाहते हैं दुनिया का एप्लीकेशन सारा आप चूज कर सकते हैं, सारा ऐप आपके पास अवेलेबल हो चुका है। दूसरा पॉइंट है लार्ज, इसमें से वैक्यूम ट्यूब्स में क्या यूज टू प्रोसेस द इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स,
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मतलब बिजली का करंट सिग्नल पास करते थे, वो सिग्नल को समझने के बाद उसको ऑन ऑफ करना, कलर का मिक्सिंग करना, ये काम करते थे। लार्ज होता था, जनरेटेड कंसीडर था, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। बताएं आपको, थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर टू नीडेड टू सम कंप्यूटर्स। एक सिस्टम को बनाने के लिए उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स में अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग होता था, और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधा स्ट्रेट जाते थे और उस रे पर स्क्रीन पे जाके वो स्क्रीन पिक्सल्स में इमेज का फॉर्मेशन किया करते थे लेकर, इसलिए हीट जो है बहुत ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स है। ये फर्स्ट टाइम में सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब्स लगा हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो है ENIAC मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब ये 3 4 5 आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन जो आपको धीरे धीरे बता रहे कि न्यूमेरिकल चीजों को कैसे कंप्यूटर में एसोसिएट किए। उसके बाद डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होते हैं, उसमें अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, वो कंप्यूटर को कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम को समझने लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिले द स्टोरेज ऑटोमेटिक द कैलकुलेटर। डिले मतलब थोड़ा, क्योंकि उतना टाइम लग रहा है, प्रोसेस हो रही है, वक्त लग रहा है, तो उसमें उस चीज को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा वक्त लगना शुरू हुआ। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, ये भी आपका जो है फर्स्ट जनरेशन का ही एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल आपके फर्स्ट जनरेशन के साथ में एसोसिएट किए गए हैं। अब देखिए ENIC क्या होता है वो जान लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन जो हमारा पर्पस था क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल था। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सारा सिग्नल्स होता था। वो सिग्नल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 0 और 1 में वोल्टेज में कन्वर्ट होते थे। इसको डेवलप जो किया गया था यूनाइटेड US, ये सब काम सबसे पहले US में ही हुआ करता था 1940s में, और इसे ऑपरेशनल इन द 1940 बनाना शुरू किया उस टाइम में, पर ऑपरेशन में आते आते 2 4 5 साल का वक्त उसको लग गया। लेकिन फुल नेम तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड कंप्यूटर जान चुके हैं। डेवलप कहाँ हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। डेवलपर कौन था, जे फ्रेसे और द जॉन मैक्यूजे। कंप्लीटेड कब हुआ, 1946 में। पब्लिशली अनाउंस कब हुआ, 1946 में। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स, ये पता था। जनरेशन कौन था आपका, फर्स्ट जनरेशन। वेट देखिए 30 टन्स, अंदाजा लगे 30 टन्स को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। ऑक्यूपाइज लार्ज रूम, एक एक 2 2 रूम को मिला दीजिए, उतने बड़े साइज होते थे। अबाउट द क्या वैक्यूम ट्यूब्स कितना, 18,000। स्पीड मच फास्टर देन द मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ इट्स टाइम। मतलब उस समय में जो नॉर्मली कैलकुलेशन होता था उससे वो फास्ट होता था। सिंपल सा बात है, कंप्यूटर है तो कुछ ना कुछ जनरेशन के हिसाब से अपने आप को अपलोड रखा है और उस तरीके से वो वाक्य अपना काम कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में चले देखें। हाँ, इट इज वाज द पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द, देखिए मिलिट्री कैलकुलेशन। मिलिट्री कैलकुलेशंस में क्या होता था, जब पहले लड़ाइयां होती थी लेके, तो इसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। एटली फायरिंग टेबल्स में वो जो फायरिंग करना रहता था, वो तोप गोली बारूद, उसमें भी उस चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। साइंटिफिक कैलकुलेशन कि कितना कैलकुलेशन होगा, कितना सटीक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, सटीक हमारा कैलकुलेशन हो। लेकिन मैथमेटिकल रिसर्च में, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वेदर रिलेटेड कैलकुलेशन, कि मौसम कैसा रहेगा, मौसम में बदलने में कितना वक्त लगेगा। इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट होते थे उसमें भी ये फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में ये सब काम करना हम लोग शुरू किए थे। लेकिन उस टाइम ये सब चीजों के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, कंप्यूटर का यूज करते थे कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते थे। धीरे धीरे हम ये सब चीजों को उसमें अडॉप्ट करते गए, एसोसिएट करते गए, और धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चले गए। व्हाट इज द EDVC, ये क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्क्रीट का मतलब हो गया, जो मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट में अलग अलग पढ़ते हैं। इट इज द अर्लियर स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स आर बिलोंग्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ करता था। इसका फुल नेम आपको पता है क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जनरेशन कौन सा है, ये फर्स्ट जनरेशन है। यूज क्या होता है टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ये कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ यूज किया गया था। डेवलपमेंट बिगिंस 1940 से पहले स्टार्ट हो चुका था, 40 से। फर्स्ट ऑपरेशनल 1949 में हुआ। मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, स्टोर करना प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को, और नंबर सिस्टम जो इसमें इस्तेमाल हुआ था वो बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1, जो इनपुट और आउटपुट करने, मतलब जो वोल्टेज का सप्लाई होता था वो बेसिकली 0 और 1 में इस्तेमाल होते थे। अब दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लें आप।
ये बेसिकली ENIC जो है वो यूज करते थे डेसिमल कैलकुलेशन करने के लिए, और ये जो इस्तेमाल होता था आपका बाइनरी कैलकुलेशन करने के लिए। तो डेसिमल और बाइनरी में आपको डिफरेंस पता है, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का कैलकुलेशन होता है, डेसिमल में सारा 0 to 9 का यूज किया करते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व द स्विच एंड केबल्स, इसको कनेक्ट करने के लिए स्विच और केबल्स के इस्तेमाल होते थे। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसको स्टोर करते थे प्रोग्राम को। इसके साइज जो होते थे बहुत बड़े होते थे। मोर इफिशियंट डिजाइन, डिजाइन बहुत अच्छी होती थी। अर्लियर कंप्यूटर की बातें हो रही है, ये डेवलपमेंट इसके बाद हुआ है, ENIC के बाद। ये फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, ये भी जो है आपका फर्स्ट जनरेशन का ही टेक्नोलॉजी है। दोनों फर्स्ट जनरेशन की है, लेकिन पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। दोनों में आप उसको डिस्टिंग्विश कर लें, दोनों को उसको अंतर देख लें, ये आप कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में चलें, व्हाट इज द EDSAC? ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका जो है आपका वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ये यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। सक्सेसफुली 1949 में ये हो चुका था। क्या क्या फुल जो नेम है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन। टेक्नोलॉजी क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स। डेवलप कहाँ हुआ आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। मैल्को विलियर्स और द टीम ने उसे किया था। फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ 6 मई 1949 में। मेमोरी क्या हो गया, मर्करी डिले लाइन मेमोरी। और प्रोग्रामिंग में स्टोर्ड प्रोग्राम सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किए। व्हाट वाज द EDS यूज, कहाँ कहाँ करते हैं, ये भी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये चीज जान चुके हैं आप। इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में होता है, यूनिवर्सिटी रिसर्च में होता था। और रनिंग अर्लियर कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब पहले ही सारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम को कैसे रन कराना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उस जगह पे ये चीज को EDSAC का यूज किया जाता था। ये यूज करने का पर्टिकुलर उनका एक एरिया है, उनका एक क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में हम उसका यूज किया करते थे। लेकिन आगे चले, चलिए, व्हाट मेड द EDSAC स्पेशल? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, was the ability to store the instruction in memory। अब क्या हो गया, थोड़ा सा मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, तो डेटा को फ्यूचर में जब हमें इस्तेमाल करना हो, तो अगर वो मेमोरी में स्टोर्ड होगा तभी ना हम उसका इस्तेमाल जो है फ्यूचर में कर सकते हैं। लेकिन भाई, तो स्टोर्ड ए प्रोग्राम इन इट्स मेमोरी, जो प्रोग्राम हमने किया है उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मेमोरी स्टोर रखते हैं। रीड द इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली, इंस्ट्रक्शन को क्या करना, रीड करना ऑटोमेटिकली। परफॉर्म द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। प्रोड्यूस द रिजल्ट, ये सारा जो आप पहले जितनी भी चीजों को पढ़े हैं, ये सारा ऑपरेशन होने के बाद उसको रिजल्ट को, मीनिंगफुल रिजल्ट को क्या करना, सिस्टम पे, मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले कर देना। इससे क्या होता है, जो मैनुअली जो चेंजिंग करना था मशीन में, तो एवरी न्यू कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका जो डेटा मर्करी डिले लाइंस एज इज द मेन मेमोरी इन सिंपल वर्ड में। तो डेटा क्या हो गया, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट में कन्वर्ट होगा। फिर सिग्नल इज द ट्रेवल्स थ्रू द मर्करी। सिग्नल्स क्या होता था, किसके थ्रू होता था, मर्करी के थ्रू होता था। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड एंड रिट्रीव, उसके स्टोर को हम स्टोर करते थे। जब फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े, आवश्यकताएं पड़े, तो हम वहां से एक्सेस कर सके। मतलब रिट्रीव और एक्सेस करने की दोनों फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर दिया जाता था। लेकिन ये मर्करी जो है लाइक द टेम्पोररी स्टोरेज पाथ हुआ करता था। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू इज द अगेन एंड अगेन अंटिल द कंप्यूटर नीडेड टू यूज। जब तक कंप्यूटर यूज होता तब तक वो अंटिल वो वर्क जो है अगेन अगेन किया जाता था, बार बार उस वर्क को किया जाए। कब तक किया जाए, जब तक आपकी उसकी आवश्यकताएं हैं। लेकिन नेक्स्ट में चलें, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट कंप्यूटर। कमर्शियल का मतलब अब बिजनेस पर्पस के लिए काम होना शुरू हो जाएगा। डेवलप कहाँ हो गया, US में। इसमें भी वैक्यूम ट्यूब से, तो सब आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए
जितनी वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में बातें हो रही, जो सारा सोई हम लोग फर्स्ट जनरेशन में ही अभी चल रहे हैं। देखिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये सब रटने की आवश्यकताएं नहीं होना चाहिए। ऐसा पढ़े, पॉइंट वाइज पढ़े कि किस जनरेशन में क्या हुआ था, ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीजें क्लिक कर जानी चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। यूज बाय द बिजनेस एंड गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग। अब धीरे धीरे उस चीजों को हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर में यूज करने लगे। अब उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करने, बिजनेस में यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे जो काम की जो वर्क है, बर्डन है, उसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए, सही तरीके से उसको रिलेट कर सके, सही तरीके से उसको अरेंज कर सकें। बिकम द फेमस यूज ऑफ द 1950 यूएस द सेंसस रिलेटेड वर्क। 1950 से वो चीज, क्योंकि हमसे बहुत आगे अमेरिका है, यूएस थे, तो सारी टेक्नोलॉजी को हम लोग से पहले बेहतर तरीके से वो जान जाते हैं। इजी वी टू रिमेंबर क्या है? फुल नेम क्या हो गया? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जनरेशन कौन हो गया? फर्स्ट। यूज क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब्स। डेवलप क्या है? जे ब्रेसफिस इकेट एंड द जॉन मर्जी। फर्स्ट डिलीवर्ड कब हुआ? 1951 में। कंट्री कौन सा था? यूएस। मेमोरी क्या है आपका? मर्करी डिले लाइन मेमोरी। अब मेन पर्पस क्या हो गया? बिजनेस एंड गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग, मतलब अपने बिजनेस के प्रोसेस करने के लिए या गवर्नमेंट के डेटा प्रोसेसिंग, मतलब डेटा सिस्टम, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा वर्क है। अब उस वर्क को धीरे धीरे क्या करने लगा? कंप्यूटराइज करने लगा, कि धीरे धीरे वो सिक्योर्ड हो जाए, धीरे धीरे आगे जो पर्पस, हमारा फ्यूचर का जो पर्पस है, वो उसको एक्सेस करने में कभी दिक्कत ना हो, सिस्टम का डेटा जो है कभी लॉस्ट ना हो। आज से 10-20 साल के बाद भी हम उस चीज की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, हम आराम से फेच कर लें। डेटा को स्टोर करने के लिए उतना हमको फिजिकल स्पेस की जरूरत ना हो। ये सब सारे चीजों को ध्यान में रखकर धीरे धीरे उसको वो बिजनेस में और गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे उसका इंसर्शन होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हुए चले गए। लेके ठीक है, What was the Unix used for? क्या होने लगा भाई? I could process to the large amount of information much faster than the traditional manual method. सिंपल सा बात है। हमने टेक्नोलॉजी का क्यों इसके ना सीखा भैया? इसलिए हमने सीखा क्योंकि हमें जो है मैनुअल वर्क करने में हमें बहुत वर्क लगता था। अब उस मैनुअल वर्क को हम धीरे धीरे जब सिस्टम के साथ जोड़ते चले गए, तो हमारा वर्क करने का काम जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, वो धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। जिसके चलते क्या हो गया? इसको हम बिजनेस के कैलकुलेशन में यूज करने लगे, गवर्नमेंट के सेक्टर में हमने डेटा प्रोसेस में यूज करने लगे, सेंसस डेटा में यूज करने लगे, पेरोल डिपार्टमेंट में काम होने लगा, साइंटिफिक कैलकुलेशन होने लगा, स्टैटिकल जो वर्क है वो सब होने लगा। ये सब एनालाइज, जब हम कोई भी चीज जो इलेक्शन करना हो, डेटा का मेकिंग करना हो, प्रिडिक्शन करना हो कि इलेक्शन में इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बोलते हैं आपके जो आजकल जैसे हम लोग का इलेक्शन हो जाता है तो हम लोग जो एग्जिट पोल करते हैं, तो ये सब भी क्या होता है? एक तरह सर्वर है, सर्वे करना डेटा का, सर्वे करने के बाद उसको पब्लिकली जो है उसको डिक्लेयर करना, और पब्लिक का जो अटेंशन है वो लेना कि हमने ये चीज किया है। तो उसके करने के पीछे आपका सिस्टम का सपोर्ट है, उसके पीछे आपका बहुत सारा वर्क जो है फ्लो काम करता है। उस वर्क फ्लो को हम वर्क करते हैं। इसके लिए जो है थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत पड़ा। वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब समझ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट जनरेशन में ही चल रहे हैं। सिंपल टर्म्स में अगर जितनी बातें मैंने ऊपर में बताया, इसको सिंपल सा टर्म में अगर दिमाग में बैठा के चलें, इसमें क्या हो गया भैया? आया इनपुट डेटा, सिस्टम के पास गया, तो कंप्यूटर उसको क्या किया? प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया। लेके प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसका कैलकुलेशन हो गया, और कैलकुलेशन होने के बाद क्या है? उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमको मिल गया। इसका एग्जांपल देख लीजिए, नंबर को एंटर करिए, उसका कैलकुलेट होंगे, फिर जो आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। देखा जाए आगे क्या है। ये सब सारा हमारा सफर जो था वो फर्स्ट जनरेशन रिलेटेड था। लिखिए, ये फर्स्ट जनरेशन पढ़े, उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पहले बता दीजिए, फिर सेकेंड स्टार्ट करें। नो सर। क्लियर है ना? नो सर। मेरी बातें साफ साफ क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? सब जी थोड़ा जी सा ऑनलाइन में है तो पूरा अटेंशन से जो है एकदम ध्यान से सुनिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीपीटी भी आपके पास अवेलेबल होंगे, थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से पढ़िए।
अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चलिए सेकेंड जनरेशन में आते हैं। तो धीरे से बात है, 1956 से पहला जनरेशन जो वो था, फर्स्ट जनरेशन हुआ करते थे। अब सेकेंड जनरेशन 1956 से लेके 1963 का सफर रहा। 1956 से लेके 1963 का जो दौर है, वो दौर जो है हमारा सेकेंड जनरेशन कहलाता है। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगाया। मतलब देखिए, ट्रांजिस्टर रिप्लेस बाय द वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किए, तो उसको जैसे रिप्लेस करेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बिकेम्स द स्मॉलर एंड फास्टर। साइज जो उनका बड़ा साइज और बिग साइज था, वो साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। जैसे स्मॉल साइज हो गया तो जनरेशन जैसे फर्स्ट से सेकेंड में मूव किए, तो स्पीड भी जो है फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड का वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। दे कंज्यूम, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगता था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा जरूरत होती थी, तो जिसके चलते वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता था। पर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स के हटा के हमने क्या दे दिया, ट्रांजिस्टर दे दिया, तो इसमें क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम होने लगा, और जो हीट जो है वो पहले के कंपैरिजन में लेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर में आते हैं। ट्रांजिस्टर इज द स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। छोटा हो गया, उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा हो गया भाई ये तो। इट कैन स्विच एंड एम्पलीफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो सिग्नल को क्या कर रहा है, आपको कन्वर्ट करता चल रहा है। इट इज द मोर रिलायबल देन द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में तो भाई ये तो बहुत ही आसान कर दिया आपके कामों को। इट हेल्प्स मेक द कंप्यूटर स्मॉलर। ऑटोमेटिक इतना बड़ा ट्यूब्स था, उस ट्यूब से ट्रांजिस्टर में आ गया, जिसके साइज में तो बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर हमारा। ठीक है, वेयर आर द ट्रांजिस्टर यूज। ट्रांजिस्टर यूज कहाँ कहाँ होने लगा भैया, कंप्यूटर में यूज होने लगा, मोबाइल फोन में यूज होने लगा, टेलीफोन में यूज होने लगा, लैपटॉप में यूज होने लगा, कार में, रोबोट में, गेमिंग में। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने में। जितने सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पहले जमाने में दिखते थे, अधिकतर जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मतलब मॉडर्न कंप्यूटर में प्रोसेस का कंटेंट बिलियन ऑफ द ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते सिस्टम बहुत छोटा हो गया और बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, और एक्यूरेट रिजल्ट बहुत ही कम समय में मुझे मिलना शुरू हो गया। और सुनिए, सबसे पहला कंपनी जो है आपका IBM, जो 1401, ये आपका उसके मॉडल्स हैं। फिर IBM 7094, फिर CDC 1604, नेस्ली 1001, इतना। ये मॉडल किस किस में काम होते थे, जो 14,000 IBM का था वो बिजनेस में इस्तेमाल होता था। 7094 साइंटिफिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता था। CDS 1604 साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग में यूज होने लगा। और UNIVAC जो है आपका 1108, ये बिजनेस में, ये गवर्नमेंट सेक्टर में और साइंटिफिक वर्क करने में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये सब सारा एडवांस टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन में आना शुरू हो गया। सेकेंड जनरेशन के साथ में हम एसोसिएट हो गए, और हमारा जो काम करने का, वर्क करने का फ्रीक्वेंसी जो था वो बहुत ज्यादा फर्स्ट के कंपैरिजन में फास्ट हो गया। आगे चलें। अब सेकेंड के बाद आ जाते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन में जब हम आते हैं, लेकिन इसका सफर जो है, हमारा पीरियड जो था 1964 से लेके 1971 तक है। 1964 से कहां तक है हमारा, 1971 तक है। इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ट्रांजिस्टर से भी साइज और इनका क्या हो गया, छोटा हो गया। इनका जो है साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। और मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है हमारा इसमें साथ में एसोसिएट होने लगे। इसके बहुत स्मॉल स्मॉल जो चिप्स जो थे, वो स्मॉल स्मॉल चिप्स जो है इसमें यूज करना हम लोग शुरू कर दिए लेकर। ठीक है, तो वो सारा चीज फिर क्या हो गया, कंप्यूटर बिकम्स स्मॉलर, फिर फास्टर हो गया लेके आपका। ठीक है, उसके बाद आपका मोर रिलायबल, मतलब जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत थी लेकर, वो धीरे धीरे करके हम जो है
हमारे हिसाब से सिस्टम वर्क करना क्या हो गया, शुरू कर दिया। लेकिन इसके चलते जो थर्ड जनरेशन जो है वो सेकेंड जनरेशन से भी ज्यादा क्या हो गया, फास्ट हो गया, रिलायबल हो गया, यूजर फ्रेंडली हो गया। मतलब जो चीजें, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, टेक्नोलॉजी और भी बेहतर हो गया, टेक्नोलॉजी और भी इनहेंस हो गया। जिस तरह से मार्केट में हमारा डिमांड होता चला गया, हम उस हिसाब से सारा वर्क करना शुरू कर दिए। उस हिसाब से हमारा जो अचीवमेंट था वो धीरे धीरे, टारगेट हमारा धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में और जान जाएं आप अच्छे तरीके से। कि ये पीडीएफ, ये सेशन होने के बाद आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कहीं भी मन में किंतु परंतु ना रहे, और लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको इसलिए याद रहे, इसी चलते ऐसा डिजाइन करके इसको बनाया गया है। लेकिन ठीक है, ऐसी मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चिप से इट कंटेन्स द मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं। इट रिड्यूस द साइज, ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज रिड्यूस हुआ, तो स्पीड जो है उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो रिलायबिलिटी थी वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होता चला गया। इसमें स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ रहता है, जो टीनी पीस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है। ये मटेरियल कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। जो आप मेटल नॉन मेटल्स में पढ़े होंगे साइंस में, सिलिकॉन नाम का मटेरियल इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसके चलते इसकी स्पीड जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसके फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से ये वाला वर्क होता है। चलिए आगे देखें। ये देखिए ऐसे इसी तरह होता है, आप देखे होंगे। ए कंप्यूटर आईसी कैन परफॉर्म द टास्क, क्या क्या करता है, एडिंग द नंबर, सारे को करना, कंपेयर करना इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसमें से कौन इंफॉर्मेशन परफेक्ट है, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करने का परमिशन देंगे उसको स्टोर किया जाए, कंट्रोलिंग डिवाइस, मतलब सारा चीज पेरिफेरल डिवाइस पे सिस्टम का कंट्रोल हो, एंड प्रोसेसिंग सिग्नल, यही प्रोसेस सिग्नल करने का प्रोसेस प्रोवाइड किया जाता है। तब जाके फर्दर जो भी हमने ऑपरेशन करने का उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उसको वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको निकाल दीजिएगा तो सिस्टम बेजान हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा आपके पास में। चलिए, व्हाट इज इनसाइड एन आईसी, एन आईसी क्या रहता है, ट्रांजिस्टर का नाम सुने, वर्क लाइक द इलेक्ट्रॉनिक स्विच, का काम करता है ऑन ऑफ जैसा। रजिस्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल करंट को जो आएगा इनपुट आउटपुट। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को। जैसे कैपेसिटर का हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, कैपेसिटर वो क्या करता था, चार्ज को अपने अंदर में एब्जॉर्ब रखता था, और जब जरूरत पड़ती तो उसको क्या करते थे हम लोग, रिलीज कर देते। डायोड क्या होता है, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायोड का काम क्या होता है, सिग्नल्स को कंट्रोल करना, सिग्नल्स की जो किस डायरेक्शन में उसको फ्लो करवाना है, उस सिग्नल को हम पर्टिकुलर जो है पूरा कंट्रोल करके उसको हम लोग उनको इस चीज को बताना कि किस डायरेक्शन में जो है सर्किट का जो करंट जो है वो फ्लो करेगा लेके आपको। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स आर द कनेक्टेड टुगेदर इनसाइड द चिप, परफॉर्म दिस वे, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कि कोई भी काम, कोई भी फंक्शन करने के लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, क्योंकि एक दूसरे से जब जुड़े हुए रहेंगे तभी ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपना एक जगह से दूसरा जगह तक क्या करेंगे, पास करेंगे। इंफॉर्मेशन एक दूसरे जगह सही जगह पे जाएगा, एक्सेस भी होंगे, रिट्रीव भी होगा, फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, डेटा का स्टोरेज करने का काम होगा। मतलब कोई भी पैनल जो है, एक भी अगर उसमें से मिस हो जाए तो आप जो डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो डिजायर्ड आउटपुट जो है आपको प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तो हर का एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उस स्पेसिफिक फंक्शन को अगर उनको सही तरीके से वर्क करवाना है तो सबके एक दूसरे से क्या होता है, वर्क का एक अपना अपना टारगेट होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है जो अपने खुदी से बेखुदी से अपना परफॉर्म वो जो है करते हैं। लेकिन ये बढ़ा जाए, थर्ड जनरेशन में क्या है हमारे एग्जाम्पल, IBM सिस्टम /360, PDP-8, PDP-11, हनीवेल 6000 सीरीज। IBM भी कंपनी का नाम है, हनीवेल भी जो है आपका कंपनी का नाम है। लेकिन
चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, जो 1971 से प्रेजेंट तक की बात है। इसमें आते आते जो है लगभग लगभग सारा चीज हमारा एसोसिएट्स हो जाता, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दिया जाए तो। इसमें क्या आ गया आपका, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ए कंप्लीट सीपीयू कुड बी प्लेस्ड इन द सिंगल चिप, एक सिंगल चिप में सारा सिस्टम एसोसिएट हो गया। पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी हम लोग बोलते हैं, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है, यहीं से ये चीज फेमस हो जाता है। कंप्यूटर बिकम्स मच स्मॉलर एंड मोर एफोर्डेबल, मतलब इतना छोटा है कहीं उठा उठा कर आप ले जा सकते हैं, अच्छे तरीके से आप जो है उसको वर्क कर सकते हैं, मतलब एफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अब आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बातें अब नहीं रही, जैसी आपकी जरूरतें हैं, जैसी आपकी सोच है, आप उस हिसाब से सारा चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे चलें। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। इस तरह से सीक्वेंस को आप दिमाग में बैठा के रखेंगे कि कब क्या क्या हो रहा है। लेकर ऐसा नहीं कि स्लाइड खत्म हो गया दिमाग से उड़ गया। आप जब घर में रात इस स्लाइड एक क्लास खत्म हो, अब सोने से पहले 5 मिनट जरूर माइंड में रिकॉल करें कि हमने आज क्या क्या चीजों को पढ़ा है। अगर हो सके तो बेहतर एक बार उसको नोट डाउन कर ले अपने से, आपने जो सोचा है। अब देखिएगा मत कहीं, आपने जो सोचा, आपने अभी जो पढ़ा, जो हमने समझाने की कोशिश की, आप उसको अपने से ईमानदारी से कॉपी पेन पे लिखिएगा कि हमने आज क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, बिना देखे। इससे देखिए आप 5 से 10 दिन ऐसा काम करके देखिएगा, देखिए आपके अंदर में कितनी चेंजेस आ जाएंगे। जरूर ये काम करे, 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और तब देखिएगा आपका इंप्रूवमेंट कितना इससे डबल और ट्रिपल हो जाएगा। ये चीज हैबिट अपने लाइफ में जरूर बना ले। जो भी चीज पढ़ेंगे एक बार जरूर जो है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि हमने सीखा क्या। दिस इज मेड द कंप्यूटर स्मॉलर होता है। अब हम जो जानते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हो गया माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या क्या इसमें रहता है? स्मॉलर होता है, फास्ट होता है, चीपर होता है, मोर रिलायबल होता है, इजियर टू मैन्युफैक्चर और मोर एनर्जी एफिशिएंट। मतलब जितनी चीजों को हम सोच पा रहे हैं उससे ज्यादा फैसिलिटी अब हमें मिलना शुरू हो गया। हम जो चीज करना चाह रहे हैं सिस्टम के साथ, वो सारा चीज मुझे प्रोवाइड हो रहा है। मतलब इतना फास्ट हो गया, इतना सस्ता हो गया, हर इंसान उसका एफोर्ड कर सकता है, हर इंसान उसको परचेज कर सकता है, हर इंसान उसको यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपने अकॉर्डिंग टू यूज। हमें जैसे रिक्वायरमेंट हम उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए वो सिस्टम बनना शुरू हो गया। अब हमारे हिसाब से सिस्टम बनने लगा है। पहले जो सिस्टम बन रहे थे वो हमारे हिसाब से नहीं बन रहे थे, वो धीरे धीरे अपने अपडेट होते गए। अब हमारे हिसाब से सब काम होने लगा है। ये चीज माइक्रो प्रोसेसर का कमाल है। लेकर जैसे इंटेल आजकल बाय डिफॉल्ट आप जानते होंगे, माइक्रो प्रोसेसर i3, i5, i7 इस तरह जितना प्रोसेसर अब नया नया जनरेशन आते जा रहे हैं, वो जनरेशन से बखूबी जो है आप रूबरू होंगे। लेके आप आगे देखा जाए, माइक्रो प्रोसेसर वेरी इजी मीनिंग क्या है अच्छे से और समझें। ये पता है माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें इनपुट लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है कि भैया क्या यूजर ने हमें इनपुट दिया है। इनपुट लेने के बाद यूजर हमसे क्या डिमांड करने चाह रहे हैं, उसके लिए क्या एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम करेंगे। उस प्रोसेस में जो है अर्थमेटिक लॉजिक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा, लॉजिकल ऑपरेशन आ जाएंगे, प्लस माइनस करना हो, लॉजिकल ऑपरेशन करना हो, सारा ऑपरेशन को वो करेंगे। फिर ऑपरेशन करने के बाद यूजर की फॉर्म में, यूजर की जिस फॉर्म में उसको रिजल्ट समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो बेचारा बाइनरी में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर फर्दर जो है कंप्यूटर उस आउटपुट आपको उसी में देगा जिस लैंग्वेज में आप समझ पाए, आपको वो वापस कर देगा। जैसे 5 + 3 कर दिए तो माइक्रो प्रोसेसर क्या किया? कैलकुलेट करके फटाक से 8 लिख दिया। वाई आर द माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? Before microprocessor, computer need many separate electronic circuits and components. माइक्रोप्रोसेसर पहले बहुत अलग अलग तरह के हमें सर्किट की आवश्यकताएं होती थी। उस सर्किट्स को अरेंज करना, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट जॉब। उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता था। आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप क्या है, आप खोल के फटफट अपने से भी असेंबल कर सकते हैं। पर पहले वाला जो कंप्यूटर प्रोसेसर माइक्रो से पहले जितने भी थे, वो सब आपको वैक्यूम ट्यूब वाला सब आप खुद से असेंबल नहीं कर पाते। उसका कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत, उसके लिए स्पेशलिस्ट जो बंदा है वही कर पाएगा। जो मेन प्रोसेसिंग फंक्शन है कंप्यूटर का है, वो एक ही सिंगल चिप में सारा कुछ दे दिया।
वो चिप लाइए और फटाक से लगाइए और सिस्टम के सारे कंपोनेंट जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकल कंपोनेंट्स को आपस में आप जोड़िए और पावर ऑन करिए, सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब ये प्रॉपर तरीके से जब काम शुरू कर देता है तो वो वर्क जो है आपके लिए ज्यादा ही इफिशियंसी हो जाती है, इफेक्टिवली तरीके से जो है आप काम करना जो है वो अच्छे तरीके से शुरू आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट हो जाता है ये प्रोसेस हमारा। चलिए आगे चले। एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन, ये भी IBM पीसी है। एप्पल भी आ गया जो आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है, टैबलेट्स जो हैं, ये सब भी जो इस प्रोसेस का सारा भाग है। ये सब भी 4th जनरेशन में आने के बाद जो आज का रोजमर्रा की जिंदगी में आप जहां भी नजर घुमाइएगा, जो भी सिस्टम से आपकी मुलाकातें होंगी, वो सब चीजें जो है सारा का सारा जो है 4th जनरेशन के साथ में क्या होता है, एसोसिएट होता चला गया। लेकिन ये सब 4th जनरेशन का हमारा ये है। आते हैं 5th जनरेशन में। 5th जनरेशन क्या हो गया, अब ये लास्ट लेटेस्ट ये सारे चीज जो है अब चल रहा है। जो अभी हम लोग जिस जगह पे हैं तो अब हम 5th जनरेशन में ही है। ये जनरेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है हम लोगों का। इसमें जो मेन फोकस हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो जाता है कि आप जो सोच रहे या आप जो थिंकिंग कर रहे हैं उस हिसाब से सारा चीज इनोवेट हो जाए। कंप्यूटर आर डिजाइन टू द लर्न, रीजन, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स। मतलब जिस तरह का, जैसे आजकल वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ये सब सारी चीजें, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है कि अगले 3 घंटे तक इतनी बारिश होगी, इस एरिया में होगा। मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आना, मतलब आप उसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं हो सकती है। जैसे आज और कल 2 दिन बता दिया गया कि भारी बारिश होगी, तो आप देख लीजिए, गौर कीजिए, मौसम उस तरह से क्रिएट हो चुका है पहले इस तरह। इससे क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, अपनी मेरी तैयारियां हो जाती है, मेरी रणनीति बन जाती है कि हमें किस तरह से अपने काम करना है। लेकिन तो अब AI असिस्ट हो गया, मतलब आप कुछ भी बोलिएगा फट से वहां पे इंग्लिश सीखना, हिंदी सीखना, न्यूज चैनल में भी आजकल बहुत सारे आपके AI के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। जितने भी रोबोट वाला सिस्टम हो गया, सारा रोबोटिक काम होने लगा। बहुत सारे जगहों पे देखिएगा AI के कमाल, मतलब आजकल कॉल सेंटर में फोन करते होंगे, वहां भी AI टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सारे असिस्ट जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दे रहे हैं। मतलब आने वाला वक्त इसी का ही है। इसीलिए अपने को इसी हिसाब से हमें वर्कआउट करना है, इसी हिसाब से अपने आप को ढालने की जरूरत है। चलिए आगे देखो जी। 5th जनरेशन क्या हो गया, इसमें आपका हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मशीन से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हम लोग हिंदी, इंग्लिश या तेलुगु, बंगाली, उसमें सारा काम। रोबोटिक सिस्टम, चाइना वाइना में आप जाइएगा लेके तो वहां पे सर्वे होटल वोटल में ज्यादातर रोबोटिक सिस्टम काम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट सिस्टम, पर्टिकुलर हर फील्ड के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम जनरेट कर दिया गया है। न्यूरल नेटवर्क, सारा नेटवर्क कैसे यूज करेंगे, कौन कौन नेटवर्क किस तरह से काम होगा, किस जगह पे किसकी आवश्यकताएं होंगी, ये सब सारा टेक्नोलॉजी जो है वो 5th जनरेशन में आना शुरू हो गया है। ये सब बहुत कम है पॉइंट है, ये सब सिर्फ आपको एग्जांपल देके बताया जा रहा है, लेकिन पर आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा चीजें जो है यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया जा रहा है। आपका कंपैरिजन कर लें और 5 जनरेशन का। फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, जो बहुत बड़ा साइज था। सेकंड में आए, थोड़ा साइज छोटा हुआ, तो उसमें क्या इस्तेमाल होने लगा, ट्रांजिस्टर, जो स्मॉलर हो गया, रिलायबल हो गया। थर्ड में आए तो और छोटे हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फास्टर हो गए हम। फोर्थ में आए तो माइक्रो प्रोसेसर, जहां से पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हो जाता है। फिफ्थ में आए तो AI टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे इंटेलिजेंस सिस्टम के नाम जानते हैं, जो दुनिया आजकल जो है सारा इसी पे वर्कआउट कर रहे हैं। सारे चीजें जो है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां वो AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी पे सारा वर्कआउट करने के लिए पूरी एनर्जी, पूरे पैसे जो है इसी पे लगाया जा रहा है। लेकिन अब कंक्लूजन में क्या होता है हमारा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज द चेंज द ग्रेटली ओवर टाइम। मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था को पूरा चेंज कर दिया है। कंप्यूटर हैव बिकम द स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड द मोर इंटेलिजेंट। मतलब जितनी चीजें बहुत छोटा हो गया, फास्टर होते चला गया, सस्ता हो गया, हमारे बजट में आने लगे। मोर इंटेलिजेंट हो गया, मतलब हम जो भी चीज चाहते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कंटिन्यूअस विद द AI। अब धीरे धीरे जितने भी काम हो रहे हैं AI के साथ होते जा रहा है। AI आपको ऐसा टूल्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि आप उस टूल्स को प्रोवाइड करके आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी और फटाक से आप काम कर जाएंगे। और टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ में क्या करता जा रहा है, वो मर्ज करता चला जा रहा है।
यहाँ तक का सफर में कहाँ दिक्कत है आप बताइए, लेकिन मेरे को